हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 18 जुलाई को पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने शामिल किए हैं। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं सत्यम सेठ ने, प्रियंका गुप्ता शाहजहानपुर से, प्रदीप यादव और विपिन भारती मुरादाबाद से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं info.cccwifi@gmail.com पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले एक बार आप लोग शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। और आज इस क्लास में काफी यूनिक और काफी नए नए क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेंगे। सो आप सभी को पूरा क्लास बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि आपको पता है ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपको बताना है हाउ मेनी डिजिट्स इन MMID। हमने कई बार आपको बताया है MMID में कितने डिजिट होते हैं, और आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको जवाब करना है कि MMID में टोटल कितने डिजिट होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, टोटल 7 डिजिट होते हैं MMID में। और उसका मतलब क्या होता है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है। इसका मतलब होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ध्यान रखना है टोटल डिजिट कितने होते हैं, तो 7 डिजिट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम अटैचमेंट साइज इन याहू मेल। अभी पूछा है याहू मेल का जो मैक्सिमम अटैचमेंट साइज है वो क्या होता है। कल के क्लास में पूछा था जीमेल का साइज क्या होता है ना। और आज यहाँ पे पूछा गया है याहू का जो मैक्सिमम अटैचमेंट साइज है। मान लिया याहू मेल से अगर कोई भी फाइल को आप भेजना चाहते हैं तो कितनी बड़ी फाइल को आप अटैच करके भेज सकते हैं? 20 MB, 25 MB, 30 MB या फिर नन ऑफ दीज। तो कौन सा करेक्ट जवाब है? यहाँ पर भी आपका ऑप्शन बी है 25 MB। आप ध्यान रखना है आप सभी को, सॉरी 25 MB होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो जीमेल है उसमें भी 25 MB का हम अटैचमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम की बात करते हैं। और अगर आप याहू से मेल करते हैं तो उसमें भी 25 MB का ही अटैचमेंट हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, बट अगर बात करते हैं आउटलुक की, तो आउटलुक में क्या होता है, वहां पर आप 20 MB की फाइल ही अटैच कर सकते हैं। आउटलुक में आप 20 MB की फाइल ही अटैच कर सकते हैं, बाकी याहू और जीमेल में 25 MB की फाइल आप अटैच कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है ए फोल्डर कांट मोर देन 9 कॉपी। एक फोल्डर में 9 कॉपी से ज्यादा नहीं हो सकती हैं। किसी एक फोल्डर के अंदर कोई 9 कॉपी से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। कोई 9 फोल्डर या 9 फाइल से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। क्या ये सही है? बताइएगा कौन सा राइट आंसर है। और आप लोग भाई जल्दी से क्लास को शेयर करो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। तो सभी बच्चे क्लास को भाई शेयर करते रहो। तो यहाँ पर कौन सा सही जवाब होगा आपको बताना है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आप 9 कॉपी से भी ज्यादा रख सकते हैं किसी एक फोल्डर में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICT। आपको ICT का पूरा नाम बताना है। फुल फॉर्म क्या होता है ICT का? तो यहां पर सही जवाब करना है कौन सा हो जाएगा। और आपको बता दें जिन बच्चों का अगस्त में एग्जाम होना था उन सभी के एग्जाम 7 अगस्त से स्टार्ट होंगे। 7 अगस्त से आप सभी के एग्जाम स्टार्ट होंगे और ये एग्जाम सभी स्टेट के होंगे। यानी कि जिन बच्चों के एग्जाम अभी पेंडिंग थे, जो मई जून में होने वाले थे या जुलाई में होने वाले थे अदर स्टेट के, उनके नहीं कराए गए थे, तो अब वो सारे एग्जाम 7 अगस्त से कराए जाएंगे। तो आप सभी को तैयार हो जाना है ना, और अच्छे से पढ़ना है सभी बच्चों को। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा वी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है। ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच अलाइनमेंट इज नॉट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात की गई है, इसमें कौन सा अलाइनमेंट होता ही नहीं है? राइट, सेंटर, लेफ्ट या फिर टॉप? आपको पता है लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, और इस वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में अलाइनमेंट की बात की गई है, कौन सा नहीं होता है। तो अगर आपने यहाँ पर कुछ भी लिखा, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे लिखा CCC ऐसे लिख देते हैं, तो देखो अभी हमारा जो हमने CCC लिखा है इसका अलाइनमेंट कहाँ है? लेफ्ट साइड में है। ये लेफ्ट साइड में है। हम चाहें तो इसको कंट्रोल R से राइट साइड में यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यानी कि ये कंट्रोल R दबाने से राइट साइड में आ जाएगा। कंट्रोल E दबाते हैं तो ये कहाँ आ जाएगा? सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटर में आ जाएगा। अब पूछा है कि इसमें कौन सा अलाइनमेंट है ही नहीं, तो देखो राइट सेंटर तो है, लेफ्ट भी है, बट टॉप अलाइनमेंट नहीं होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टॉप या बॉटम का अलाइनमेंट
नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगर यही आपसे बात करते हैं किसी एक सेल में, लिब्रियोफिस कैल्क में बात करें तो ध्यान से समझना, तो वहां पर आपको टॉप और बॉटम का भी अलाइनमेंट मिलेगा, टॉप और बॉटम का भी अलाइनमेंट मिलेगा। यानी कि अगर कोई सेल आपकी बड़ी है, उसकी अपने हाइट को भी बड़ा कर रखा है, और जब आप कुछ उसमें लिखते हैं तो पता लगा कि वो आपने जैसे ट्रिपल सी लिखा तो वो यहाँ पे लिखा, तो इसको हम सेंटर कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। आप देखोगे सेंटर तो आ गई, यहाँ पर आपने यहाँ पे लिखा है, बट आपकी सेल इतनी बड़ी है तो ये बिल्कुल बीचों बीच मेटल में होना चाहिए, है ना, तो ऊपर नीचे का भी तो अलाइनमेंट होना चाहिए। तो हम एक ऑप्शन में मिलता है जिससे हम टॉप में कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ला सकते हैं, बॉटम में ला सकते हैं, और सेंटर पे मिडल में भी ला सकते हैं। तो वहां पर आपको टॉप एंड बॉटम का भी अलाइनमेंट मिलता है, बस इतना ध्यान रखना है। लिब्रियोफिस कैल्क में अगर बात करते हैं तो वट यहाँ राइटर की बात करें तो केवल राइट, सेंटर और लेफ्ट का आपको अलाइनमेंट मिलेगा, ठीक है, लेफ्ट, राइट और सेंटर, 3 अलाइनमेंट होते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला, तो यहां पर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, टॉप अलाइनमेंट नहीं होता है। पीएनजी स्टैंड्स फॉर, पीएनजी क्या दर्शाता है, आप सभी को जवाब करना है। इसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। पीएनजी का मतलब है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है, इसका पूरा नाम आप सभी को आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू मेन पार्ट्स ऑफ द सीपीयू। सीपीयू के 2 मुख्य कौन से भाग होते हैं। सीपीयू के 2 मुख्य भाग पूछे हैं, वैसे आपको पता है सीपीयू के 3 मुख्य पार्ट होते हैं, बट आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 मुख्य भाग आपको बताने हैं, और ऑप्शन में देखना है क्या दिया गया है, सीयू, एमयू, ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो जब हमारे ऑप्शन में 2 ऑप्शन यहाँ दे दिए गए हैं, सीयू और एमयू, तो हमारा सी ऑप्शन फिर हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट और एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। ये दोनों क्या है, मुख्य भाग हैं, और वैसे सीपीयू के 3 मुख्य पार्ट होते हैं, सीयू, एमयू और एएलयू, जिसका मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, तो याद रखना है आप सभी बच्चों को। हु डेवलप दी सी विजिल ऐप, ये क्वेश्चन भी काफी पॉपुलर रहा है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए और काफी बार आता है, इस बार भी एग्जाम में आज ये पूछा गया, सी विजिल ऐप को किसने बनाया। यहां से कई अलग अलग तरह से सवाल बनते हैं, ठीक है, सी विजिल ऐप से लेकर के अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी यहाँ पर ये पूछा है कि इसको किसने लॉन्च किया, किसने डेवलप किया, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, किसने इसको बनाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईआरसीटीसी, या नन ऑफ दीज। सी विजिल ऐप को किसने बनाया, तो इसे डेवलप किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सी विजिल ऐप को लॉन्च किया गया। आप थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, देखो, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री ओपी रावत, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री ओपी रावत along with the election commissioner श्री सुनील अरोरा and श्री अशोक लावासा launched a mobile app called सी विजिल, यानी कि सी विजिल ऐप को किसने लॉन्च किया है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और अगर पर्सन का नाम पूछें तो श्री ओपी रावत, श्री सुनील अरोरा और श्री अशोक लावासा। कब लॉन्च हुआ था, 3 जुलाई 2018 को, ठीक है, 3 जुलाई 2018 को सी विजिल ऐप को लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था, इससे क्या फायदा है, तो फॉर सिटीजन्स टू रिपोर्ट एनी वायलेशन ड्यूरिंग इलेक्शन, इलेक्शन के दौरान अगर कोई भी वायलेशन होता है तो आप यहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। ये नागरिक लोगों के लिए बनाया गया था, अगर कोई भी इलेक्शन के दौरान वायलेशन होता है, कोई गड़बड़ी होती है इलेक्शन में, तो आप सी विजिल ऐप के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये कब लॉन्च हुआ था, 3 जुलाई 2018 को लॉन्च हुआ था। किसके लिए बनाया गया है, तो ये इलेक्शन कमीशन के लिए बनाया गया है, यानी कि चुनाव आयोग ने इसको डेवलप किया है। अगर ये पूछे कि किसके द्वारा बनाया गया है तो चुनाव आयोग आप बोल सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, क्योंकि अगर इलेक्शन के दौरान कोई भी गड़बड़ी होती है तो हम यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर पूछे किसके द्वारा बनाया गया है तो कुछ नाम है आपको याद रखने हैं, श्री ओपी रावत, सुनील अरोरा एंड श्री अशोक लावासा, ठीक है। चलिए, ब्लॉगर इज ए पर्सन, ब्लॉगर एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, क्या ये सही है, ब्लॉगर एक व्यक्ति का नाम है, या एक व्यक्ति को बोलते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं, नाम तो नहीं कहेंगे, किसी का नाम हो नहीं सकता है, बट ब्लॉगर एक व्यक्ति हो सकता है, तो बिल्कुल सही है, ब्लॉगर एक व्यक्ति है। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आप ब्लॉग लिखते हैं, है ना, अगर आप ब्लॉग लिखते हैं तो ब्लॉग लिखने वाले को ब्लॉगर कहा जाता है। कई बार यही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछते हैं कि ब्लॉग लिखने वाले को क्या कहते हैं, तो ब्लॉग लिखने वाले को ब्लॉगर कहते हैं। और ब्लॉगर एक व्यक्ति हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है जो ब्लॉग लिखता है। जैसे जो इलाज करता है उसे हम डॉक्टर बोलते हैं, तो डॉक्टर एक
व्यक्ति का नाम हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है जो डॉक्टर है, जो इलाज करता है ना, जो आपकी टेबल वगैरह बनाता है उसको हम कारपेंटर बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो ब्लॉग लिखने का काम करता है वो क्या होता है, ब्लॉगर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो टीचिंग करने का काम करता है वो टीचर होता है, तो टीचर एक व्यक्ति हो सकता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम इन लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन। लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन नेम आपको बताना है, क्या होता है। कई बार हमने आपको पढ़ाए हैं लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ODP, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। इसका मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम होता है। देखो, जब भी कोई फाइल आप बनाते हैं तो उसकी पहचान भी तो होनी चाहिए। आपने देखा होगा जब आप किसी फाइल को किसी सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, चाहे वो MS वर्ड में बनाई हो, एक्सेल में बनाई हो, आपने लिब्रे ऑफिस में बनाई हो, राइटर हो या फिर कैल्क हो, तो उसी का आइकन भी बन जाता है। एक ऐसे करके आप देखोगे, वर्ड में बनाई है तो एक वर्ड का आइकन बन जाएगा, तो इससे पता चल गया कि फाइल वर्ड में बनी है। और इसका एक नाम भी होगा। अगर हम बात करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की, तो आपने कोई फाइल बनाई है, जैसे आपने लिखा है माई प्रोजेक्ट या कुछ भी आपने नाम रखा है ऐसे करके .ODP, ये फाइल का नाम बनेगा। अब इससे कोई भी व्यक्ति आसानी से बता सकता है कि ये फाइल कौन से सॉफ्टवेयर पर बनाई गई है, इसकी पहचान हो गई। यानी कि .ODP का मतलब हो गया ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो बता दोगे आप आराम से कि भाई ये फाइल आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पर बनाई है। कोई फाइल है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट .ODT। अब देखो, कोई फाइल है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट .ODT, तो इससे आपको पता चल गया भाई ये फाइल तो राइटर पर बनाई गई है, लिब्रे ऑफिस राइटर पर बनाई गई है। तो जो एक्सटेंशन होती है वो आपको ये बताती है कि एक्चुअल में वो फाइल किस सॉफ्टवेयर पर बनाई गई है। तो हर सॉफ्टवेयर का अपना एक एक्सटेंशन नेम होता है। जब किसी भी फाइल को आप सेव करते हैं तो वो एक्सटेंशन नेम उस फाइल के लास्ट में ऐड हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपने MS वर्ड पर कोई फाइल बनाई है तो लास्ट में .docx जुड़ जाता है, docx जुड़ जाता है। अब ये docx क्या है, ये एक्सटेंशन नेम है MS वर्ड का। तो अगर आपने MS वर्ड पर कोई भी फाइल बनाई है तो docx उसमें ऐड हो जाएगा, जिससे आसानी से पता चल जाएगा कि ये फाइल MS वर्ड पर बनाई गई है। तो ये एक्सटेंशन नेम आपको आनी चाहिए। ODT होता है राइटर का, ODS होता है कैल्क का, और ODP होता है इम्प्रेस का। ये सभी क्या है, लिब्रे ऑफिस के हैं, ठीक है। द फुल नेम ऑफ UIDAI इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI का पूरा नाम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण होता है। क्या ये करेक्ट है? जवाब करो फटाफट आप सभी बच्चे, और भाई शेयर करो क्लास को। अगर आपने शेयर नहीं किया है तो सभी लोग क्लास को शेयर करो और लाइक करो। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो आप सभी, ठीक है। और यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। अगला क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक। फेसबुक के फाउंडर कौन है? काफी सिंपल सा प्रश्न है, और बट एग्जाम में तो ये आता ही आता है, हर बार पूछा जाता है। भले ही किसी के एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन अधिकांश ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉमन क्वेश्चन हैं जिनको तो आपको आना ही आना है, वो आपको पता होने ही चाहिए। ऐसे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो फेसबुक के फाउंडर का नाम क्या है? मार्क जुकरबर्ग। और ये सभी फाउंडर्स नेम हमने आपको अपने एक अलग से क्लास दी है उसमें पढ़ाए हैं, हमने अपनी वेबसाइट पर भी पोस्ट किए हैं, आप ये अच्छे से पढ़ सकते हैं। वहां पर सारे फाउंडर्स के नेम हमने बता दिए हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन कैल्क स्प्रेडशीट। कैल्क स्प्रेडशीट में मैक्सिमम कितने कॉलम होते हैं? कॉलम की संख्या कितनी होती है? अधिकतम कॉलम की संख्या आपको बतानी है, कितने होते हैं कैल्क में। तो कितने होते हैं? 1024 कॉलम होते हैं। टोटल कॉलम की संख्या 1024 होती है। कई बार आपसे इसका नाम भी पूछ लेते हैं कि जो भाई 1024वां कॉलम है उसका नाम बता दो, तो उसका नाम होगा AMJ। लिख लेना आप सभी, उसका नाम होगा AMJ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वाईफाई पासवर्ड। वाईफाई पासवर्ड की अधिकतम लंबाई आपको बतानी है। मैक्सिमम लंबाई कितनी होती है एक वाईफाई पासवर्ड की? आंसर बताइएगा यहां पे क्या हो जाएगा। तो यहां पर सही जवाब होगा 63। अधिकतम जो लंबाई हो सकती है वो 63 कैरेक्टर की हो सकती है, याद रखना है। और अगर आपसे पूछें कि मिनिमम एक वाईफाई पासवर्ड की मिनिमम लेंथ कितनी हो सकती है, कम से कम कितने आप कैरेक्टर का पासवर्ड बना सकते हैं, तो मिनिमम आप 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बना सकते हैं। मैक्सिमम हो जाएगा आपका
63 और मिनिमम की बात करें तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। और वाईफाई का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होता है, वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। यूनिक्स इज अ सॉफ्टवेयर, यूनिक्स एक सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आपको यहां पर आंसर करना है ट्रू फॉल्स। यूनिक्स इज ए सॉफ्टवेयर, तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है आपको पता है। यूनिक्स एक क्या है, यूनिक्स यहां पर एक सॉफ्टवेयर है, बट कैसा सॉफ्टवेयर है, तो यहां पर ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका एक सॉफ्टवेयर ही होता है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है ना। एक आपके कंप्यूटर का मुख्य सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है। तो यूनिक्स भी एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर ही है। तो आप यहां पर ट्रू करेंगे। व्हाट इज एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या है। अब ऑप्शन देखिएगा, हार्डवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, सर्विस है, या फिर नन ऑफ दीज। इसमें से एंटीवायरस क्या है। एंटीवायरस का नाम तो आपने सुना ही होगा, जैसे K7 हो गया, क्विक हील हो गया, ये सभी क्या एंटीवायरस ही हैं। तो एंटीवायरस क्या है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ लेटर इन अ ट्वीट, एक ट्वीट में, ट्विटर में एक ट्वीट की कितनी अधिकतम लंबाई हो सकती है, लेंथ हो सकती है, कितने लेटर, कितने वर्ड हो सकते हैं एक ट्वीट में। जब आप कोई ट्वीट करते हैं तो वहां पर कितने लेटर लिख सकते हैं मैक्सिमम, ये आपको आंसर करना है। तो सही जवाब हो जाएगा 280। 280 लेटर आप लिख सकते हैं एक ट्वीट के अंदर, और इससे पहले 140 था, लेकिन अब इसको 280 कर दिया गया था। शुरुआत में इसमें कितने थे, 140 लेटर ही लिख सकते थे, बट बाद में इसको क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है, और अब 280 कर दिया गया है। व्हाट इज द डिफॉल्ट स्लाइड नेम इन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट स्लाइड का नाम क्या होता है, आंसर बताइएगा। अनटाइटल्ड, बुक 1, प्रेजेंटेशन 1, अनटाइटल्ड 1। तो प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट स्लाइड का नाम आपसे पूछा है, यहां पे क्या होगा राइट आंसर। यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनटाइटल्ड 1 होता है। देखिए लिब्रो ऑफिस की अगर हम बात करते हैं, लिब्रो ऑफिस चाहे आपका राइटर हो, चाहे आपका कैल्क हो, और चाहे आपका इंप्रेस हो, ठीक है। यहां पर जो आपका डिफॉल्ट फाइल का नेम बनेगा वो अनटाइटल 1 ही बनेगा, यानी कि जो टाइटल नेम होगा वो अनटाइटल 1 ही होगा, अगर आपने कोई नाम नहीं दिया है तो। अगर आपने अपनी फाइल का नाम दे दिया है तो आपका जो नाम आपने फाइल का दिया होगा वो नाम डिस्प्ले होगा टाइटल बार पर। टाइटल बार कहां पर होती है, आपके डॉक्यूमेंट में सबसे टॉप पर जो बार होती है, सबसे ऊपर जो पट्टी होती है, उसी को टाइटल बार कहा जाता है। उसी टाइटल बार पर आपके डॉक्यूमेंट का नाम होता है। उसी टाइटल बार के राइट साइड में कंट्रोल बटन होते हैं, जिसको क्लोज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बोलते हैं, ठीक है। यहां पर अनटाइटल 1 हमारा राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है। और ये बात की गई है प्रेजेंटेशन की, यानी कि लिब्रो ऑफिस इंप्रेस की। बट ये ध्यान रखना है आपको, चाहे इंप्रेस में पूछें, चाहे राइटर में पूछें, चाहे कैल्क में पूछें, सभी में अनटाइटल 1 ही होता है जब तक कोई नाम आप नहीं देते हैं तब तक। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू गो फ्रॉम द एक्टिव सेल टू द प्रीवियस सेल इन कैल्क, कैल्क में एक्टिव सेल से पिछली सेल पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है। काफी अच्छा प्रश्न है। जैसे देखो यहां पर पहले समझ लो आखिर इसमें पूछा क्या है, ठीक है, उसके बाद आपको जवाब करना है। कैल्क है आपका, इसमें बहुत सारे आपको क्या मिलते हैं, बहुत सारे कॉलम एंड रोज मिलते हैं, और कॉलम एंड रोज का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। कॉलम एंड रोज का कॉम्बिनेशन सेल कहलाता है। तो यहां पर एक सेल है, जैसे यहां पर ये सब क्या है, आपकी सेल है, और आपकी एक्टिव सेल मैंने ये कर दी, ये हमारी एक्टिव सेल है। यहां पर हमारा कर्सर है, ये हम सेल पे काम करते हैं, एक्टिव सेल है। अब इस एक्टिव सेल से हमें क्या करना है, पिछली सेल पर जाना है। हम चाहते हैं कि इस सेल पर आ जाएं, तो हमें कौन सा की दबाना पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा शिफ्ट के साथ टैब। आपको शिफ्ट दबाना है, टैब दबाना है। जैसे शिफ्ट टैब दबाओगे तो आप वापस आओगे, पिछली स्लाइड पे आओगे, फिर पीछे वापस रिवर्स करोगे। और अगर आप केवल और केवल टैब दबाते हो, जब केवल टैब दबाते हो तो क्या होता है, तो नेक्स्ट सेल पर मूव करते हैं। एक्टिव सेल के नेक्स्ट सेल पर मूव करने की शॉर्टकट की होती है टैब, ओनली टैब। और अगर आपको प्रीवियस सेल पर आना है, एक्टिव सेल से प्रीवियस सेल पर आना है, तो शिफ्ट के साथ में टैब, ठीक है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप एंटर प्रेस करते हैं, क्या, जब आप एंटर का बटन दबाते हैं तो क्या होता है,
तो आप सेल से जो एक्टिव सेल है उसके डाउन आते हैं, उसके नीचे आते हैं। एक्टिव सेल से आप नीचे आते हैं एंटर दबाने से। लेकिन यही जब आप शिफ्ट के साथ में एंटर दबाते हैं तो क्या होता है, तो एक्टिव सेल से ऊपर की तरफ अपवर्ड ऊपर बढ़ते हैं। यानी कि जब आप शिफ्ट के साथ में एंटर दबाओगे तो ऊपर की तरफ जाओगे, एंटर दबाओगे तो एक्टिव सेल से नीचे आओगे, जब आप टैब दबाओगे तो आगे जाओगे, और जब शिफ्ट के साथ में टैब दबाओगे तो पीछे आओगे। कहां से, एक्टिव सेल से। ये भी आपको याद रखना है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मूव फ्रॉम वन टू अनदर इन मोर देन वन ओपनिंग विंडोज। अच्छा, एक से अधिक खुली हुई विंडोज में एक से दूसरे पर जाने के लिए क्या शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। आपके कंप्यूटर में आपने अलग अलग कई सारे विंडोज ओपन कर रखी हैं, ठीक है, आपने कई सारी विंडोज ओपन कर रखी हैं अपने कंप्यूटर में। ये सारी विंडोज हैं एक दूसरे के नीचे। अब हमें करना क्या है, हम चाहते हैं जैसे हमारा एक विंडो, दूसरा विंडो, तीसरा विंडो, अब हम इस विंडो से इस विंडो पर जाना चाहते हैं या फिर इस पर जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि एक विंडो से दूसरे विंडो पर हम स्विच होना चाहते हैं। तो इसका कोई शॉर्टकट की होता है, क्या होता है, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्ट के साथ में टैब दबाना होता है। आपको अल्ट प्रेस करना है और टैब दबाना है। अल्ट प्रेस कर लेना है, फिर जैसे टैब दबाओगे तो आप इस स्लाइड से इस पर आ जाओगे, मींस इस विंडो से इस पर आ जाओगे और इस विंडो से इस पर आ जाओगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच होने के लिए अल्ट के साथ में टैब इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है आपके लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML, मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, HTML का फुल फॉर्म भी बताया था। तो इसका पूरा नाम क्या होता है। देखो आप सभी को भाई रेगुलर क्लास करने होते हैं, रेगुलर पढ़ना होता है। अब ये कोई बच्चा कहे कि सर कि हम 2 क्लास कर लें तो पास हो जाएंगे, तो भाई ऐसा हम नहीं बता सकते हैं कि आप 2 क्लास में पास हो जाओगे। हम ये भी नहीं दावा कर सकते हैं कि 2 क्लास में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसा अगर होने लगे तो फिर कैसे काम चलेगा। किसी बच्चे ने बस 1 क्लास पढ़ ली और सारे क्वेश्चन करके आ जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। पढ़ाई तो करनी पड़ती है, कोर्स तो कंप्लीट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी तो आपको सफलता मिलती है। अब कोई बच्चा कहे कि हमें 2 क्लास पढ़ा दो, बस कुछ ऐसा बता दो जिससे हम पास हो जाएं, तो ये हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन कंफर्म थोड़ी होता है कि आप 2 क्लास देख करके पास हो जाओगे। सो हम इसीलिए बार बार आपसे कहते हैं कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप ज्यादा मत पढ़ो, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। जब आप पढ़ते रहोगे, चीजों को समझते रहोगे, तो आसानी से ये सब तैयार हो जाएगा। ये कोई, इसमें भी टाइम लगता है, थोड़ा सा पढ़ाई करने में भी टाइम लगता है, बट कई बार हमने देखा है बच्चों ने मेरे पास बहुत सारे मैसेज करते हैं कि सर बस कल ही मेरा एग्जाम है, अब मुझे कुछ ऐसा बता दो जिससे हम पास हो जाएं। बताओ भाई मैं क्या कर सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ उन बच्चों को। बस आप ये है कि क्लास कर सकते हो। अब ऐसा भी नहीं कि आप जब आपके पास इतना कम समय में है, पता लगा कल ही आपका एग्जाम है, तो इतने सारे क्लास भी तो नहीं देख सकते हो एक दिन में। अगर आप देखोगे तो आंखों पे फिर प्रॉब्लम आ जाएगी आपके, है ना। तो हर चीज को मैनेज करना पड़ता है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि हमारा एग्जाम कब होने वाला है, कितने दिन शेष बचे हैं, कब हमें तैयारी शुरू करनी है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सारा कुछ पहले से तय करना होता है। और जो समय से तय नहीं करता है वो बाद में पश्चाताप करता है। सो आप सभी जो जिनका भी आगे एग्जाम है, आप सभी को अभी से ध्यान रखना है और समय से तैयारी शुरू कर देनी है। और आपको पता है कि 7 अगस्त से एग्जाम आपके फिर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर सभी बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होंगे, मीन्स ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट के एग्जाम 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अभी आंसर बताना है मुझे 20 का क्या होगा। तो यहाँ पर सही जवाब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक वेब लैंग्वेज है, यानी कि अगर हम वेब पेज को डेवलप करना चाहते हैं, वेब पेज को बनाना चाहते हैं, तो HTML का इस्तेमाल करना पड़ता है। और HTML का इस्तेमाल, यानी कि HTML लैंग्वेज को हम कहाँ पर लिखते हैं, इसके कोड को हम कहाँ पर लिखते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। हम टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नोट पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट पैड आपके कंप्यूटर में देखा है डिफॉल्ट रूप से आपको मिल ही जाता है ना। तो नोट पैड में हम HTML का कोड लिख सकते हैं, है ना। दूसरा नोट पैड प्लस भी होता है, तो नोट पैड प्लस भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो और यहाँ पर भी ये प्रोग्राम आप लिख सकते हो, ठीक है। ये वेब जो पेज है उसको हम डिजाइन कर सकते हैं HTML लैंग्वेज के माध्यम से। और ये कहाँ पर करते हैं, तो नोटपैड या नोटपैड प्लस। बाकी और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, उन पर भी हम ये काम कर सकते हैं। 21 में आपको बताना है विंडोज बेस्ड कंप्यूटर्स आर कॉल्ड ग्राफिकल यूजर। विंडोज पर आधारित जो कंप्यूटर होते हैं उनको ग्राफिकल यूजर कहा जाता है। ऐसे कंप्यूटर जो विंडोज पर आधारित हैं, जिनमें विंडोज है, वो ग्राफिकल यूजर होते हैं। आपको हमने बताया है आपका जो विंडोज है क्या है, विंडोज हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।
और विंडोज कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये GUI पर आधारित है, यानी कि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। तो आप कह सकते हैं ये आंसर हमारा ट्रू होगा, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मॉडम इज कॉल्ड इंटरनल मॉडम एंड एक्सटर्नल मॉडम। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी बच्चे काफी मिस्टेक करेंगे, मुझे पता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि मॉडम को आंतरिक मॉडम और बाहरी मॉडम कहते हैं, यानी कि मॉडम इज कॉल्ड इंटरनल मॉडम एंड एक्सटर्नल मॉडम। अब आप बताओ क्या करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर ट्रू में दोगे या जल्दी से बताना है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन पहला, ट्रू है। मॉडम जो होता है वो आपका इंटरनल मॉडम भी होता है और एक्सटर्नल मॉडम भी होता है, दोनों होते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मतलब यहाँ पे ट्रू हो जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्या होगा, ट्रू होगा। आप सभी को ध्यान रखना है, इसको फॉल्स नहीं करना है, और जिस बच्चे ने इसको फॉल्स किया होगा उसका गलत है। और क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी को बताना है वी इज फॉर बिजनेस इन V2C ई कॉमर्स, यानी कि V2C ई कॉमर्स में वी बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी फॉर बिजनेस हो जाएगा V2C में, तो यहां पर है B2C, इसमें V फॉर क्या हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। कैसे मेमोरी इज इनसाइड द रैम, कैसे मेमोरी जो होता है वो रैम के अंदर होता है, क्या ये सही है, करेक्ट है। कैसे मेमोरी रैम के अंदर होता है, ये सही है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। आपको पता है कैसे मेमोरी रैम के अंदर नहीं होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब कॉलम सी में A1 प्लस B1 डालेंगे, यानी कि जब कॉलम सी में इक्वल A1 प्लस B1 डालेंगे तो क्या मान होगा। जहां A1 बराबर 5 है और B1 बराबर 10 है, यहां पर होगा A1। जहां A1 का मान 5 है और B1 का मान 10 है, यानी कि 10 है, तो हम अगर C वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, इक्वल A1 प्लस B1, तो क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा आपका रिजल्ट। बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत सिंपल आंसर क्वेश्चन है, इसका बहुत ही अच्छे से आप जवाब कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी 15 आएगा। देखो भाई A1 प्लस B1 तो हमने डाल दिया, अब इन्होंने मान बताया है A1 का 5 है, तो A1 का 5 है प्लस B1 का 10 है, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। बस सिंपल सा है, जोड़ कर देना है ना। अगला क्वेश्चन है विच की इज प्रेस्ड टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं, कौन सी की इस्तेमाल करते हैं। अगली स्लाइड में जाने के लिए कौन सी की दबाते हैं, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पेज डाउन। ये आपसे MS पावर पॉइंट और लिब्रियोफिस इम्प्रेस का सवाल है। अगर आपने एक प्रेजेंटेशन बनाया है और वहां पर आप अगली स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, देखो आपका लिब्रियोफिस इम्प्रेस है, इसमें जब आप स्लाइड बनाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी स्लाइड बनाई है। मान लिया आपने एक से ज़्यादा स्लाइड बनाई है, आपने 3 स्लाइड यहाँ पे बनाई है, और जो करंट स्लाइड होती है वो आपको यहाँ पर दिखाई देती है, ये आपकी करंट स्लाइड है। अब हमने अगर ये स्लाइड शो कर दिया तो क्या होगा, हमारी पूरी स्क्रीन पर हमें क्या दिखाई देगा, पूरी स्क्रीन पर हमें स्लाइड दिखाई देगा। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्लाइड है, दिख रहा है हमें, ये स्लाइड 1 है। अब जैसे ही हम पेज डाउन प्रेस करेंगे तो स्लाइड नंबर 2 हमें दिखाई देगा, फिर से पेज डाउन दबाएंगे तो स्लाइड नंबर 3 हमें दिखाई देगा। यही अगर हमें वापस जाना है, प्रीवियस स्लाइड का भी पूछे आपसे, यहाँ तो पूछा नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है आपको पता लग गया पेज डाउन होता है, बट नेक्स्ट स्लाइड के लिए और भी शॉर्टकट की होती है। एक और शॉर्टकट की आप चाहो तो नोट कर सकते हो, केवल आपको N दबा देना है, आपको कीबोर्ड में केवल N प्रेस कर देना है, बस आपके सामने अगली स्लाइड आ जाएगी। एक और है इसके साथ में, आपको केवल स्पेस बार दबा देना है, क्या स्पेस बार दबाया, अगली स्लाइड पर आप चले जाएंगे। और क्या कर सकते हैं, आपके जो एरो की होती है आपके कीबोर्ड में, तो यहाँ पर आप राइट एरो की और डाउन एरो की प्रेस कर सकते हो। राइट एरो की और डाउन एरो की, ये दोनों की होती हैं, आपको अगली स्लाइड पर लेके जाएंगी। तो देखो भाई, हम पेज डाउन से भी जा सकते हैं, हम N दबा करके भी जा सकते हैं, हम स्पेस बार दबा करके भी जा सकते हैं, और हम राइट की और डाउन एरो की दबा करके भी अगली स्लाइड पर जा सकते हैं। ठीक है, अब मान लिया हमारे पास एक स्लाइड है, अब हम चाहते हैं कि ये स्लाइड हमारी, यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि जैसे मान लिया ये स्लाइड नंबर हमारी 3rd है, अब हम 3rd पर थे, ठीक है, यहाँ पर 3rd स्लाइड है, अब हम प्रीवियस स्लाइड पर जाना चाहते हैं, पीछे जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक तो हम पेज अप दबा सकते हैं, पहली स्लाइड पहला शॉर्टकट की हमारा पेज अप है। दूसरा क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से हम P दबा सकते हैं, P दबाओगे तो प्रीवियस स्लाइड पर चले जाओगे। तीसरा क्या कर सकते हैं,
जो आपका बैक स्पेस होता है ना, बैक स्पेस, तो बैक स्पेस की दबा सकते हो। जैसे ही बैक स्पेस दबाओगे आप प्रीवियस स्लाइड पे चले जाओगे। और क्या कर सकते हैं, तो आपकी जो एरो की है ना, इसके लिए आप टॉप एरो की और दूसरा या क्या बोलेंगे यहाँ पर लेफ्ट, टॉप और लेफ्ट एरो की ये दबा सकते हो। तो टॉप और लेफ्ट एरो के से भी हम प्रीवियस स्लाइड पर जा सकते हैं। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक से ज्यादा शॉर्टकट की हैं एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। दूसरा, अगर अपने आप कीबोर्ड से W दबाते हो तो आपकी पावर पॉइंट या फिर आपका जो इंप्रेस होता है वहां पर कैसी व्हाइट स्क्रीन आपको दिखाई देगी, व्हाइट स्क्रीन आपको दिखाई देगी जैसे ही आप W प्रेस करते हैं। और अगर आपने V दबाया तो फिर आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ वी वांट टू सेव ऑल द डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस देन व्हाट शॉर्टकट की विल बी यूज। काफी अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से पढ़ना है और आज ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। यदि हम लिब्रे ऑफिस में सभी डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। देखो, लिब्रे ऑफिस के अंदर आपको पता है कई सारे सॉफ्टवेयर है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, राइटर, कैल्क और भी हैं, बट ये 3 आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहां पर मान लिया आपने खोल रखा है स्प्रेडशीट, यानी कि आपने कैल्क ओपन कर रखा है, साथ में आपने राइटर भी ओपन कर रखा है, और राइटर पे भी कोई फाइल आपने बनाई और कैल्क पे भी बनाई। अब हम चाहते हैं दोनों जगह की फाइल को सेव कर दें, बट अभी सॉफ्टवेयर हमारे सामने तो कैल्क ही ओपन है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सेव ऑल कर सकते हैं। सेव ऑल, न सेव पर जाना है न सेव एज पर जाना है, सेव ऑल पर जाना है। इससे क्या होगा, राइटर का भी डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो जाएगा और कैल्क का भी सेव हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम जैसे ही सेव ऑल पर आप क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा नाम बताइए फाइल का, आपने नाम डाला, एंटर कर दिया, फिर दोबारा से पूछेगा कि फिर से नाम बताइए, क्यों, क्योंकि हमारा दूसरा फाइल भी तो था, तो उसका भी नाम पूछेगा और आपसे कहेगा लोकेशन, अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो डिफॉल्ट कहाँ कर देगा, आपके डॉक्यूमेंट में ही सेव कर देगा। ये भी ध्यान रखना है, जब भी हम कोई भी फाइल को सेव करते हैं डिफॉल्ट रूप से उस फाइल की लोकेशन कहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है, आपके डॉक्यूमेंट में, ठीक है। अगर हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, वहां से चूज कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा जो डिफॉल्ट लोकेशन मिलेगा वो डॉक्यूमेंट ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर सेव ऑल करते हैं अगर हमें एक लिब्रे ऑफिस के अंदर एक से ज्यादा प्रोग्राम को सेव करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बस अब ये देख लेना है कि पूछा कैसे है, इसका मीनिंग क्या है, पूछने का ढंग थोड़ा चेंज कर देते हैं, अलग अलग तरीके से सवाल करते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि हमसे पूछा क्या गया है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट कैन बी एडेड टू व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हम जोड़ सकते हैं, कितने मेंबर्स आप एक ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, बताओ। तो करेक्ट जवाब है 256, 256 मेंबर्स आप ऐड कर सकते हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, 256। अगर यही आपसे बात करते हैं टेलीग्राम में तो यहां पर आप 200K मतलब 2 लाख सदस्य आप जोड़ सकते हैं, 200K हो सकते हैं मेंबर्स, बट आपके व्हाट्सएप के अंदर ओनली 256, 256 ही हो सकते हैं। क्वेश्चन 29 में बताना है नेस्कॉम का पूरा नाम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज होता है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। आज हमारे पास क्वेश्चन तो बहुत सारे आ गए थे लेकिन हमने सबको शामिल कर नहीं पाया है क्योंकि समय का अभाव रहता है, बहुत सारा काम और भी देखना होता है। सो यहाँ पर हमने ज़्यादा क्वेश्चन शामिल नहीं कर पाए हैं, बट जो शेष बचे क्वेश्चन है हम कोशिश करेंगे कि आपको जो सुबह वाली क्लास है उसमें करा देंगे। सुबह मॉर्निंग की क्लास का समय होता है आपको पता है, डेली 8 AM पर होता है, तो हम सुबह वाली क्लास में शेष बचे क्वेश्चन करा देंगे। तो बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन सा एक ईमेल प्रोटोकॉल है, IMAP, HTTP, TCP या फिर IP। तो यहां पर ईमेल प्रोटोकॉल आपको बताना है कौन सा है। तो करेक्ट जवाब होगा IMAP। इसका मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जो मेल को रिसीव करने का काम करता है या मेल को डाउनलोड करने का काम करता है। और एक और प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम होता है POP3। ये क्या करता है, ये भी मेल को डाउनलोड करने का काम करता है। तो IMAP और POP3 का मेल को डाउनलोड करने का काम होता है। और अगर बात करते हैं मेल को भेजने का काम कौन करता है, तो SMTP करता है। SMTP का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये मेल को भेजने का काम करता है। जैसे मान लिया आपके पास एक मोबाइल फोन है और आप अपने मोबाइल फोन से मेल करते हो, किसी दूसरे व्यक्ति के पास में मेल करते हो उसके मेल एड्रेस पर, तो ये मेल सबसे पहले कहां जाता है, सर्वर पर जाएगा।
जहां पर सर्वर होगा, जैसे अगर आपने जीमेल पर बनाया होगा तो जीमेल के सर्वर पर ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और यहां से फिर आपके मोबाइल में डाउनलोड होगा। तो यहां से मेल भेजने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, SMTP का इस्तेमाल करते हैं, और मेल को डाउनलोड करने के लिए IMAP का इस्तेमाल करते हैं। और IMAP और POP3 में क्या डिफरेंस होता है, तो हम जल्द ही अपना एक नया बैच स्टार्ट करेंगे ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। तो वहां पर ये सारी चीजें बहुत ही विस्तृत आपको समझाई जाएंगी, डिटेल में समझाई जाएंगी, ताकि आप अपने एग्जाम को बहुत ही इजिली पास कर सकें। देखो होता क्या है, कई बच्चे केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ना पसंद करते हैं। उनको अगर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो तो उनको लगता है कि सर पता नहीं क्या बता रहे हैं, जल्दी से अगला क्वेश्चन दो, जल्दी से अगला क्वेश्चन दो। बट ऐसा नहीं करना है। अगर आप केवल क्वेश्चन पढ़ के रट के जाओगे तो वही बच्चे कहते हैं बाद में सर कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम आपको बताते हैं सेम क्वेश्चन मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अगर यही एक सवाल आपसे हम पूछें और यही एक सवाल कोई दूसरा व्यक्ति पूछे तो उसके पूछने में ढंग चेंज हो सकता है ना। आपसे कोई पूछता है कि आपके घर में सब ठीक है, तो वही क्वेश्चन दो व्यक्ति अगर पूछेंगे तो अलग अलग तरीके से पूछेंगे। मतलब सबका एक ही है, सबको यही जानना है कि आपके घर में हालचाल बढ़िया है नहीं बढ़िया है, बट पूछने का ढंग कैसा होगा सबका अलग अलग होगा। तो अगर वही चीज हम आपको समझाना चाहते हैं, अगर आपने केवल और केवल हमारे क्वेश्चन को रटा है, समझने का प्रयास नहीं किया है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर सेम क्वेश्चन नहीं आया तो आप जवाब नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके बारे में तो आपको पता ही नहीं है, केवल आप रट के गए हैं। और जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट को भी समझा है, क्वेश्चन को मीनिंग को समझने का प्रयास किया है, तो उससे फिर आराम से सवाल करो। आप कुछ भी पूछोगे वो बताता चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है सवाल तो एक ही हो रहा है, लेकिन पूछने का ढंग चेंज हो रहा है। और उसको ये पता है कि पूछने का ढंग क्या है, उसका मीनिंग वो समझता है, तो आंसर कर पाएगा बहुत आसानी से। और यही हम बार बार अपने क्लास में आपको बताते हैं कि जब भी आप पढ़ो तो समझ करके पढ़ो, कॉन्सेप्ट को भी समझो, ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। तो रटने की कोशिश नहीं करना है, थोड़ा सा समझने का भी प्रयास करना है। तो आज की क्लास फिलहाल यहीं तक थी। अब मॉर्निंग में भी क्लास आपको मिलती है, आपको पता है मॉर्निंग का समय होता है सुबह 8 बजे। तो सुबह 8 बजे आप सभी के लिए क्लास होगी। बहुत सारे क्वेश्चन आज हमारे पास आ गए थे, बट हमने समय के अभाव के कारण सबको शामिल नहीं कर पाया है। तो जो शेष प्रश्न बचे हैं उनको हम सुबह वाली क्लास में शामिल करेंगे, वहां पर आप सभी देख सकते हैं। और बाकी जिनका भी कल एग्जाम है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। जो भी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में याद रहें, आप हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.cccwifi@gmail.com पर, या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी है CCCwifi। इसके अलावा आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने प्रश्न कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको मॉर्निंग की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।